हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ साइंस का 7वां चैप्टर पढ़ रहे होंगे। तो ये हमारा साइंस का एक प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। यह पुरानी किताब के अकॉर्डिंग 7वां चैप्टर है और नई किताब के अकॉर्डिंग 6ठा चैप्टर है। तो आइए इसे हम पढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए इसे पढ़ते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय को नियंत्रण का तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। तो जो नियंत्रण और समन्वय होते हैं, जो उसका नियंत्रण करता है, तो हमारी अंतःस्रावी जो तंत्र होता है वो, और तंत्रिका तंत्र नियंत्रण करता है। और तंत्रिका तंत्र तो यह 2 प्रकार की होती है, CNS यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और PNS यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो जो CNS होता है तो इसके 2 भाग होते हैं, पहला मस्तिष्क, दूसरा मेरुरज्जु। मस्तिष्क यानी दिमाग और मेरुरज्जु ये रीढ़ की हड्डी के बीच में पाया जाता है। तो आइए हम इनके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। तो दिमाग से 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका तंत्र निकली है। तो कपाल यानी जो सर होता है उसे हम कपाल कहते हैं। तो जो दिमाग से होते हैं वो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका तंत्र निकली है। रीढ़ की हड्डी के बीच मेरुरज्जु पाया जाता है, मैंने आपको पहले बताया। और यहाँ से 31 जोड़ी जो मेरु तंत्रिका तंत्र है वो निकली है। तो कुल मिला के हमारे शरीर में 43 जोड़ी जो तंत्रिका तंत्र है वो निकली है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र बनती है। तो देखो ये तंत्रिकाक्ष का जो है वो एक चित्र मैंने बना रखा है, और ये चित्र बहुत मतलब ये चित्र पेपर में पूछा जाता है, और इस चित्र को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो मैंने इस चित्र में जो जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो सारे लिख रखे हैं, और इस चित्र को हम तंत्रिकाक्ष या एक्सान भी कहते हैं। तो हमारा आगे है संवेदी अंग। तो संवेदी अंग वो होते हैं, जैसे जो बाहर के भौतिक अंग होते हैं उसे हम संवेदी अंग कहते हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो ये सब बाहर के भौतिक अंग ही होते हैं। तो अचानक से होने वाली क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, वो कहीं जा रहा है और रास्ते में उसके पैर में कंकड़ चुभ जाता है या कुछ भी नुकीली चीज होती है वो चुभ जाता है, तो वो अचानक से वहां से अपना पैर हटा लेता है। तो वो जो क्रिया होती है उसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो जो ये क्रिया होती है ये बिना दिमाग तक पहुंचे ही हमें सतर्क कर देती है। जैसे कुछ क्रियाएं होती है ना, तो जैसे देखने का क्रिया होता है, तो जब कोई व्यक्ति किसी को देखता है तो जो उसका रेटिना होता है, विद्युत सिग्नल होता है, वो हमारे मस्तिष्क तक यानी दिमाग तक पहुंचता है। फिर उसके बाद हम निर्णय लेते हैं, फिर उसके बाद हमें उसके बारे में पता लगता है। लेकिन जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है ये अचानक हो जाती है, तुरंत हो जाती है। तो आगे है, इवान वेरलो ने प्रतिवर्ती क्रिया को बताया था। तो मुख्य समन्वय तंत्र दिमाग है, क्योंकि जो हमारा शरीर का मेन पार्ट होता है दिमाग, तो दिमाग के 3 भाग होते हैं। दिमाग हमारा जो मस्तिष्क है वो 3 भागों में बटा होता है, पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। तो जो मस्तिष्क का वजन होता है वह सामान्यतः 1300 से 1400 ग्राम के बीच में होता है, और यह उन लोगों का होता है जो 18 साल से बड़े होते हैं। और जो बच्चे होते हैं उनका जो दिमाग होता है वो 1000 से लेके 1100 ग्राम के बीच में होता है। तो आइए हम अग्र मस्तिष्क जो होता है उसके बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं। तो अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, पहला प्रमस्तिष्क और दूसरा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ये ताप को नियंत्रण करता है, और प्रमस्तिष्क तो जो प्रमस्तिष्क होता है, जैसे हम किसी के बारे में सोचते हैं और जब हम किसी को देखते हैं तो उसका जो निर्णय लेते हैं, सोचने समझने का कार्य करते हैं, या हमें कोई कुछ कहता है तो जो सुनने का कार्य होता है, या हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसे याद रखने का कार्य होता है, या
कोई हमें छूता है, टच करता है, हमें उसको महसूस करना, यानी जो उसका कार्य होता है वो भी प्रमस्तिष्क का ही होता है। तो ये जो भौतिक चीज़ें होती हैं वो हमारा प्रमस्तिष्क का कार्य होता है। तो मध्य मस्तिष्क अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है, ये हमारा मध्य मस्तिष्क का क्या कार्य होता है। तो उदाहरण, सिर और पैर में होने वाली क्रियाओं को यह कंट्रोल करता है। तो आइए हम और आगे। तो हमारा तीसरे प्रकार का मस्तिष्क था पश्च मस्तिष्क, यानी जो पीछे का भाग होता है। तो इसके भी दो भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क जिसे हम इंग्लिश में सेरिबेलम कहते हैं, और मस्तिष्क स्टेम। मस्तिष्क स्टेम के दो भाग होते हैं, मेडुला और पांस। तो हम अनुमस्तिष्क यह शरीर का संतुलन बनाता है, और मेडुला रक्त दाब को कंट्रोल करता है। तो जो शरीर का संतुलन होता है, जैसे जो आदमी बूढ़े हो जाते हैं उनके शरीर का संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगता है, तो उनका जो पश्च मस्तिष्क का जो अनुमस्तिष्क होता है वो डैमेज होने लगता है। तो जो मेडुला होता है ये रक्त दाब को कंट्रोल करता है, यानी जो ब्लड प्रेशर होता है ना, तो उसे कंट्रोल करता है। और पांच श्वसन का भी नियंत्रण करता है, जो हम सांस लेते हैं यह उसका भी नियंत्रण करता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। तो जो तंत्रिका तंत्र होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, उनके जो मध्य खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स कहते हैं। आप इसे याद रखिएगा, ये MCQ की परिभाषा पूछ ली जाती है। तो आगे है रुधिर दाब, लार आना और वमन को मेडुला नियंत्रित करता है। रुधिर दाब यानी रुधिर को हम रक्त कहते हैं, और लार जो हमारे मुंह में आती है ना, वो लार ग्रंथि से लार निकलती है, तो वो भी लिमिट रूप में निकालना मेडुला का ही कार्य होता है। सीधी रेखा में चलना और साइकिल चलाना अनुमस्तिष्क का कार्य होता है। तो ये हमारे दिमाग का जो सोचने विचारने का कार्य होता है, ये भी हमारा अनुमस्तिष्क ही कहीं ना कहीं करता है। तो आगे है रस संवेदी ग्राही हमारी जीव ज्ञानेंद्रिय में स्थित होती है, और घ्राण संवेदी ग्राही हमारी नाक ज्ञानेंद्रिय में स्थित होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन ग्रंथि होती है। बहिस्रावी ग्रंथि नलिका युक्त ग्रंथि होती है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है इसमें नलिका नहीं पाया जाता, और बहिस्रावी ग्रंथि में नलिका पाया जाता है। तो हमारा आगे है बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है लार, जिसमें नलिका पाया जाता है, और पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, और यह मस्तिष्क में पाई जाती है। यह पेपर में पूछी जाती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है। तो जो यह ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि से हमारे कुछ हार्मोन का स्राव होता है। तो इसमें पहले हार्मोन का स्राव होता है वृद्धि हार्मोन, और इसे हम इंग्लिश में सोमैटोट्रॉपिक भी कहते हैं। यह हार्मोन हड्डियों में वृद्धि को नियंत्रित करता है, क्योंकि जो आदमी लंबे होते हैं, ज़्यादा ही कुछ लंबे हो जाते हैं, तो उनमें यह हार्मोन ज़्यादा स्राव हो जाता है, जिसके कारण उनकी हाइट बढ़ जाती है। और आगे है हमारा थायरोट्रॉपिक हार्मोन, यानी थायराइड हार्मोन। तो यह हार्मोन थायरेक्शन हार्मोन को देखती है कि उससे सही हार्मोन निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। जो थायराइड हार्मोन होता है वो हमारे गले में पाया जाता है, यानी गले के पास जो जिसे हम घेटी कहते हैं वहाँ पर पाया जाता है। और हमारा तीसरा जो हार्मोन स्राव होता है तो होता है गोनडोट्रॉपिक हार्मोन। यह जनन ग्रंथियों की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। यह दो प्रकार की होती है। तो पहला होता है फॉलिकल उत्तेजन हार्मोन। यह नर में शुक्राणु और मादा में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। और जो इसका दूसरा भाग होता है उसे हम LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करता है। तो जो नर होते हैं, जो आदमी होते हैं, जो उनकी
दाढ़ी आती है वो किस कारण आती है? तो वो टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन के कारण ही आती है। और जो महिला होती है उनकी नहीं आती है, उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है। तो LTH यानी दूध जनक हार्मोन। तो जब शिशुओं के लिए दूध हार्मोन का स्राव करता है यह हार्मोन, तो वेसोप्रेसिन यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी का, तो यह हार्मोन जो होता है ये वृक्क यानी किडनी में जो जल होता है उसे अवशोषण करने के लिए होता है, उसको तोड़ने के लिए होता है। तो अवशोषण मतलब तोड़ना ही होता है। तो ऑक्सीटोसिन यह हार्मोन जब मादा बच्चे को जन्म देती है तो यह रेखित पेशियों के सिकुड़न पैदा करती है और यह मादा को जन्म देने में सहायता करती है। वही ग्रंथि थी, उसका जो सेकंड है वह है थायराइड ग्रंथि, जो हमारे गले में पाई जाती है। यह गले में पाई जाती है, यह हल्के गुलाबी रंग की होती है। यह थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है और बच्चे में इस हार्मोन की कमी के कारण अवटुवानता रोग होता है। यह हार्मोन को बनने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। तो ग्रंथियों द्वारा निकाला गया पदार्थ हार्मोन कहलाता है। जो ग्रंथि होती हैं वो हार्मोन का स्राव करती हैं, उसे हम हार्मोन कहते हैं। तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। तो जो घेंघा रोग होता है वो गले में होता है। तो जो ये रोग होता है ना, तो वो गले को फुला देता है और गला जिसके कारण मोटा हो जाता है और उससे हम उस फूले हुए गले के कारण हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं। यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। और हमारा आगे है, ये तीसरे प्रकार की है बहिस्रावी ग्रंथि का। तो परावटु ग्रंथि यानी पैराथायराइड। तो थायराइड ग्रंथि के पीछे की तरफ स्थित होती है ये ग्रंथि। इसका पहला है पैराथायराइड हार्मोन। रक्त के कैल्शियम की कमी के कारण यह हार्मोन निकलता है। यह हड्डियों के निर्माण को नियंत्रित करता है। जो हड्डी होती है उसका जो निर्माण होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चे जब जो जन्म लेते हैं तो उनके अंदर 300 हड्डी पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनके अंदर जो हड्डियां होती हैं वो निर्माण होती है, यानी वो जुड़ना शुरू हो जाती है। तो ये इसी हार्मोन के कारण होता है और जिसके कारण जब वो बड़े होते हैं तो उनके अंदर धीरे धीरे 206 हड्डी हो जाती है। तो कैल्सिटोनिन रक्त में कैल्शियम के रक्त की मात्रा अधिक हो जाती है तो यह हार्मोन का स्राव होता है। यह विघटन को कम करता है, यूरिन में कैल्शियम को बढ़ाता है। तो हमारा जो चौथे प्रकार का हार्मोन है वो है अधिवृक्क ग्रंथि। इसे हम इंग्लिश में एड्रीनल ग्रंथि भी कहते हैं। तो यह वृक्क के ऊपरी सिरे पर यह ग्रंथि स्थित होती है। यह एडिनल हार्मोन को निकालती है। इंसुलिन हार्मोन से शुगर जो होता है, अगर ये इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है तो शुगर जैसी बीमारियां होती हैं और शुगर को हम हिंदी में मधुमेह बीमारी कहते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो शुगर को कंट्रोल करता है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं हमारा थोड़ा सा चैप्टर और। जनन ग्रंथि यह मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन निकालता है। तो पादप में 5 हार्मोन पाए जाते हैं। पहला ऑक्सिन, दूसरा जिबरेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एब्सिक अम्ल, पांचवा एथिलीन। तो ऑक्सिन यह परोह के अग्रभाग में बनता है। पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। तो ऑक्सिन का जो कार्य होता है यह होता है तने की कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि। यह तने के ऊपरी भाग में पाया जाता है। दूसरा है जिबरेलिन। इसका कार्य होता है यह बीज रहित फलों को प्राप्त करने में और बीज की प्रसूति को तोड़ता है, जो होता है अनुकरण करने में सहायता करता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
तो लाइक तो वीडियो को बनता है अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आगे है साइटोकाइलिन। तो यह पादप कोशिका विभाजन में सहायक है। और चौथा है एब्सिक अम्ल, यह वृद्धि को रोकता है। और पांचवा है एथिलीन, यह गैसीय फल हार्मोन फलों को पकाने में सहायक होता है। तो इस हार्मोन से ज़्यादा उपयोग से नर पुष्प मादा पुष्प में बदल जाते हैं। तो ये पौधे होते हैं जो नर पुष्प होते हैं वो मादा पुष्प में बदल जाते हैं अगर एथिलीन हार्मोन का ज़्यादा स्राव हुआ तो हमारा आगे है वृद्धि पर निर्भर गति को अनुवर्तन कहते हैं। तो ये पहला है इसका प्रकाशानुवर्तन। यहाँ तना धनात्मक प्रकाशानुवर्तन और जड़ जो होती है वो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तक होती है। जो प्रकाशानुवर्तक यानी प्रकाश पहले कहाँ पड़ेगा, तो वो पहले तने पर पड़ेगा, फिर उसके बाद जड़ में तो वो पड़ता ही नहीं है, तो वो जड़ जो होती है वो जमीन के अंदर जाती है और तना जो होता है वो प्रकाश की तरफ जाता है। तो इसमें जो तना होता है वह धनात्मक होता है और जड़ ऋणात्मक होती है। अब गुरुत्वानुवर्तन, तो इसमें धनात्मक जो होती है वो जड़ होती है और ऋणात्मक जो होती है वो हमारा तना होता है। क्योंकि जो गुरुत्वा यानी गुरुत्व जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी पे जो बल लगता है वो गुरुत्वाकर्षण ही तो होता है। तो जो जड़ होता है तो वो धरती के अंदर ही जाती है यानी पृथ्वी में ही जाती है, और जो तना होता है वो पृथ्वी से अलग हो जाता है यानी ऊपर जाता है। तो इसलिए तना यहाँ पर ऋणात्मक होता है और जड़ धनात्मक होती है। अब आगे है रसायनानुवर्तन। बीजांड के बगल में रसायनानुवर्तन पाया जाता है। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, तो जो पौधे में जो बीज होता है जिससे वो पौधा निकलता है तो उसके बगल में जो जहाँ पर वो पौधा निकलता है ना तो वहीं पर ये रसायनानुवर्तन पाया जाता है। और इसका चौथा है जलानुवर्तन। तो ये जल के प्रति होता है, जो हम पौधे में जल डालते हैं और जल का वाष्पन होता है तो ये जलानुवर्तन में होता है। और एब्सिक अम्ल हार्मोन पौधों की वृद्धि का अवशोषण का कार्य करती है। जो एब्सिक अम्ल होता है जो पौधों में वृद्धि जो होता है, जो हार्मोन ज़्यादा निकलता है तो उन्हें तोड़ने का कार्य करता है एब्सिक अम्ल। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। तो हमारा आगे है कैल्शियम व फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन पैराथायराइड से स्रावित होता है। और संवेदनाओं का ग्रहण करना ग्राही कहलाता है। अनुकुंचन यानी ये भी दो प्रकार का होता है, स्पर्शानुकुंचन यानी किसी चीज को स्पर्श करते हैं, और प्रकाशानुकुंचन यानी जो सूर्यमुखी। तो जो सूर्यमुखी होती है अगर सूरज सुबह सुबह जो होता है वो पूरब से निकलता है तो सूर्य का जो मुख होता है यानी जो सूर्यमुखी होती है वो उसका मुख सूर्य की साइड होता है। जब वो पश्चिम में डूबता है तो उसका मुख जो होता है वो पश्चिम में घूम जाता है, और जब सूर्य डूब जाता है तो जो उसका मुख होता है वो नीचे लटक जाता है। तो ये प्रकाशानुकुंचन होता है। और इसका एक बहुत आसान यानी जो बहुत अच्छा उदाहरण है वो हमारे सूर्यमुखी है। तो ये हमारा एक प्यारा सा चैप्टर था जो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमने अपना काम कर दिया है आपको पढ़ाने का और आप भी अपना काम कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, और हमारा जो अगली वीडियो होगा वो फिजिक्स के चैप्टर पे होगा जिसका नाम होगा प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो मिलेंगे आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।